हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ चुनिंदा बेहतरीन प्रश्नों को किस तरह हल किया जाता है यह लेकर आया हूं। और आज जो प्रश्न इस वीडियो में शामिल किया हूं वो अलग अलग टॉपिक से संबंधित है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं यह पहला प्रश्न। देखिए लिखा है प्रश्न 1, 516 का 5/12 तथा 495 का 4/9 में अंतर होगा। ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं। कैसे हल करेंगे? देखो पहले लिख लिया हमने प्रश्न को, 516 का 5/12 तथा 495 का 4/9। अब देखो ये का माने क्या होता है? गुणा। तो का के जगह में लिख दिया गुणा। तो इस तरह मिल गया 516 गुणित 5/12। इसी तरह यहाँ अंतर लिखा है तो दोनों के बीच में अंतर लिखेंगे। तथा की जगह में क्या लिखेंगे? अंतर। और ये यहाँ पर भी का लिखा है उसको गुणा में बदल दिया। अब क्या किए यहाँ, ये देखो भाग कटाना है तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, बचा 3, 12 तिया 36, 43 हुआ। अब ये देखो 9 एकम 9, 9 पंचे 45, बचेगा 4, ये भी 45 बन गया, 9 पंचे 45। तो इस तरह 43 मिला इसको हल करने पर, ये गुणित 5, तो इसको यहाँ लिख दिया। अब ये 55 मिला है, देखो 9 से कटाए तो ये 495 क्या बन गया? 55। तो 55 गुणित 4 तो यहाँ लिख दिए। अब बस 5 गुणित 43 को हल करेंगे तो 215 मिलेगा, और 55 गुणित 4 को हल करेंगे तो 220। तो इस तरह 220 में 215 घटाएंगे तो क्या मिलेगा जी? 5। आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे यहाँ तो ऋण 5 आना चाहिए, लेकिन प्रश्न में कह रहा है अंतर करो। तो अंतर करने का मतलब दोनों में से किसी को भी घटा सकते हैं, यानी सीधा इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। 220 में से ऋण 215 घटाओ तो 5 आएगा। ठीक, तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 लिखा है ना, यही इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। देखिए लिखा है 5, 10 तथा 25 से विभाज्य दो अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल होगा। तो क्या करेंगे? तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? ध्यान रखें, कभी भी कोई भी संख्या दिया है तो उसके लघुत्तम समापवर्त्य या उस संख्या के गुणज ही वो तीनों संख्या से या जो भी संख्या दिया हुआ है उससे विभाजित होता है। तो यहाँ देखो 5, 10, 25 के लघुत्तम समापवर्त्य संख्या निकालेंगे और उसके गुणज लिखेंगे, तो वही संख्या ही ये 5, 10 और 25 से विभाजित होगा। तो देखो 5, 10, 25 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है? 50। कैसे? 25 तो 10 से विभाजित नहीं होता ना, तो बड़ी संख्या का पहाड़ा लिखते हैं, तो 25 दूनी 50, और 50 10 से भी विभाजित होता है, 5 से भी होता है। तो इस तरह 5, 10 व 25 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या मिला? 50। अब क्या करेंगे? 50 के गुणज लिखते हैं। तो 50 के गुणज लिखेंगे तो देखो गुणज यानी पहाड़ा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 तिया 150। अब प्रश्न क्या कह रहा है? देखो दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो जब हमने इस तरह 50 का गुणज लिखा तो दो अंकों की संख्या तो एक ही मिला ना, क्या? 50। तो दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो यही बड़ी से बड़ी संख्या भी हो गया और छोटी से छोटी संख्या भी हो गया, क्योंकि 50 के गुणज में हमको दो अंकों की संख्या एक ही प्राप्त होता है, तो यही सबसे बड़ी संख्या भी कहलाएगा दो अंकों की, और सबसे छोटी संख्या भी। तो प्रश्न में लिखा है दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल करना। तो दोनों चूंकि 50 है तो दोनों को जोड़ेंगे, कितना मिला? 100। तो यही क्या है? इसका आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, ये वाला इसका सही उत्तर है। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब देखते हैं इस वीडियो का तीसरा प्रश्न। देखिए लिखा है 150 मीटर लंबे तथा 78 मीटर चौड़े एक खेत में 30 मीटर भुजा वाली 12 मीटर गहरी एक वर्गाकार तालाब खोदा गया। उसमें से निकाली गई मिट्टी को शेष खेत में समान रूप से बिछाने पर खेत की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो इस तरह प्रश्न को कैसे बनाया जाता है, पहले बेसिक समझा देता हूँ। देखिए ये एक खेत है, इसका देखो ये लंबाई है 150 मीटर, चौड़ाई है 78 मीटर। अब यहाँ इस तरह एक कोने में वर्गाकार लिखा है, माने कि 30 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा।
एक गड्ढा खोदा गया और कितना गड्ढा खोदा गया, तो 12 मीटर गड्ढा खोदा गया। तो इसमें से जो मिट्टी निकाल के ये जो शेष जगह में, ये गड्ढा में जगह में नहीं करेंगे, ये बाकी बचा हुआ जो जगह है उसमें अगर फैलाएंगे तो कितना ऊंचा मिट्टी फैलेगा, यही पूछा है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ये जो तालाब खोदा गया उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और खेत के क्षेत्रफल में से तालाब के क्षेत्रफल को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि जो मिट्टी निकलेगा उसको हमको ये गड्ढा में नहीं फैलाना है, इसमें फैलाना है, तो शेष जगह में फैलाना है ना, इसलिए ये खेत के क्षेत्रफल में से तालाब का जो क्षेत्रफल है जिसको गड्ढा किया गया उसके क्षेत्रफल को घटाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो गड्ढा खोदा गया तो ये इसका आयतन निकालेंगे, इसमें से कितना मिट्टी निकाला गया, और जैसे मिट्टी का आयतन निकल जाएगा उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है, किसका, ये बचे हुए शेष खेत का, गड्ढा को छोड़ के, उससे भाग कर देते हैं। चलिए देखते हैं, बताता हूँ। देखिए खेत का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालना है बोला था, तो 78 चौड़ाई है, 150 लंबाई है, दोनों का गुणा करेंगे तो आता है 11,700। क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर लिखाएगा। ठीक, अब वर्गाकार तालाब का क्षेत्रफल जो ये गड्ढा बनाए हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 30 मीटर भुजा वाला लिखा है, देखो 30 मीटर भुजा वाली वर्गाकार तालाब, तो वर्गाकार माने भाई सभी भुजा 30 मीटर का है, तो इस तरह इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 30 × 30 यानी कि 900 वर्ग मीटर। अब क्या करेंगे, चूंकि यहाँ तो हमको मिट्टी नहीं पाटना है ना, शेष में पाटना है, तो ये जो खेत का क्षेत्रफल मिला था 11,700 और इस तालाब का क्षेत्रफल मिला 900, तो उसको घटा देंगे तो क्या बचा, 10,800 वर्ग मीटर, यानी ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद क्या करना है, तालाब का आयतन निकालेंगे। आयतन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो मिट्टी निकलेगा वो कितना निकला, वो तालाब का आयतन कहलाएगा। ठीक, तो तालाब का आयतन माने लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो लंबाई भी 30 है, चौड़ाई भी 30 है और ऊंचाई कितना है प्रश्न में 12 है। इसका गुणा करेंगे, देखो 30 का गुणा 900 और 900 का गुणा 12 से करोगे तो यही आता है 10,800 घन मीटर। अब आयतन के उत्तर में घन मीटर लिखाता है। अब देखो शेष खेत में मिट्टी फैलाने पर मिट्टी की ऊंचाई कितना होगा, कैसे जानेंगे, आयतन को लिखेंगे बटे चिन्ह के ऊपर और शेष जो खेत है उसका क्षेत्रफल लिखेंगे नीचे। अब इस तरह देखो ऊपर भी वही संख्या नीचे भी, तो उत्तर क्या आएगा 1। अब यहाँ वर्ग मीटर लिखा है, यहाँ घन मीटर लिखा है, तो मीटर ही बचा। कैसे, देखो वर्ग मीटर मतलब घात 2 और घन मीटर मतलब घात 3, तो इसमें से 2 और इसमें का 2 कट जाएगा तो 1 ही तो बचेगा ना, 1 बचेगा। इस तरह ये मीटर ही बचा यहाँ पर, तो 1 मीटर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए में। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आशा है यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए लिखा है 5,89,846 को निकटतम 1000 तक राउंड ऑफ करने पर प्राप्त होगा। राउंड ऑफ माने सन्निकटन कहें या निकटन कहें, ये शब्द इसकी जगह मुख्य प्रयोग में लाया जा सकता है। ये इंग्लिश का वर्ड है राउंड ऑफ करना। ठीक, यानी कि सन्निकटित करना, निकटन निकालना। ठीक है, तो देखो इस तरह के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या 5,89,846 में 1000वें स्थान के बाद के अंक को 0 लिखना है। तो देखो यहाँ इसमें ये 1000वां स्थान क्या है, 9 है, तो 9 के दाएं हाथ तरफ यानी कि सैकड़ा, दहाई, इकाई तरफ जितना भी अंक लिखा है उसके जगह में 0 लिख देंगे। तो देखिए इस तरह मैंने सैकड़ा, दहाई, इकाई के स्थान पर इसमें जो अंक था उसके जगह में क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको ये 1000 के स्थान तक राउंड ऑफ करना है, सन्निकटित करना है। तो जिस स्थान तक सन्निकटित यानी कि राउंड ऑफ करना रहता है उसके दाएं हाथ जितना भी अंक रहता है उसके जगह में 0 लिख दिया जाता है। पहले ये समझ लीजिए। ठीक, तो इस तरह 0 लिख दिए। अब क्या करेंगे, अगर 1000वें स्थान के बाद 5 या 5 से बड़ा अंक हो तो 1000वें स्थान में 1 जोड़ा जाता है। तो देखें हम इस यहाँ ये 1000वां स्थान है और ठीक इसके बाद, तो 1000वां के ठीक बाद इधर क्या होगा,
सैकड़ा। तो सैकड़ा में अगर 5, 6, 7, 8, 9 यानी 5 या 5 से बड़ा अंक हो तो जिसका निकटन यानी जहां तक राउंड ऑफ करना है उसमें एक जोड़ दिया जाता है। तो देखो ये 5 से बड़ा है, 1000वें स्थान तक निकटन करना है, राउंड ऑफ करना है, तो उसके ठीक दाएं तरफ अगर 5 या 5 से बड़ा अंक हो तो ये 1000वें स्थान में एक जोड़ा जाता है। तो चूंकि बड़ा है इसलिए क्या किया हमने, ये 1000वें स्थान में एक जोड़ दिया। तो 9 1 10, 8 हासिल 1, तो 8 1 9। अब इस तरह क्या मिला, 5,90,000। देखो कौन से ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन में। तो यही क्या है, इसका सही उत्तर है। ठीक, तो इस तरह से किसी भी संख्या का राउंड ऑफ कहें या सन्निकटन निकाला जाता है, या निकटतम मान भी इसी को कहते हैं। ठीक, आशा है यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए लिखा है, एक वर्गाकार खेत में बाड़ा लगाने की कुल लागत 6,250 रुपये है। खेत का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। तो बाड़ा लगवाने की प्रति मीटर की दर क्या है, यानी कि 1 मीटर बाड़ा लगाने का खर्चा कितना है। तो सबसे पहले जानेंगे खेत में कितना बाड़ा लगा। बाड़ा मतलब क्या है, देखो एक वर्गाकार यह खेत है, इसका क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। तो भाई क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा गुणित भुजा, वर्गाकार है तो भुजा वर्ग में समान होता है। 625 किसका आपस में गुणा करने पर 625 प्राप्त होता है, देखो 25 गुणित 25 करें तो 625 मिलता है ना, यानी कि एक भुजा का मान कितना हुआ जी, 25। तो एक भुजा का मान 25 है तो वर्ग में 4 भुजा होते हैं, तो चारों भुजा 25 25 का होगा। तो परिमाप कितना हो गया, परिमाप माने चारों भुजाओं का मान, तो 25 25 को 4 बार जोड़ेंगे कितना आएगा, 100 मीटर। तो इस तरह इस वर्गाकार खेत का परिमाप कितना हो गया, 100 मीटर। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे खेत का बाड़ा की लंबाई कहें और खेत का परिमाप दोनों बराबर होगा। भाई जितना परिमाप होगा उतना ही तो बाड़ा लगाएंगे ना। तो इस तरह 100 मीटर बाड़ा उस खेत के चारों तरफ लगाया गया। तो देखो 1 मीटर बाड़ा का दर जानना है हमको, तो क्या करेंगे, कुल कितना रुपया खर्चा आया उसको 100 बराबर भाग बांट देंगे। भाई 6,250 रुपये खर्चा आया है। अब ये कुल मिला के 100 मीटर है खेत का परिमाप, तो 100 भाग कर देंगे, 100 मीटर में लगा है तो 100 भाग करेंगे तो 1 मीटर का पता चलेगा। इसलिए कुल लागत यानी कि 6,250 को 100 से भाग करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 62.50 रुपये। तो यही क्या है, इसका आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन में, बी। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। देखिए लिखा है प्रश्न 0.6/2 का समतुल्य है। ऑप्शन को देखो, चारों ऑप्शन में प्रतिशत वाला संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इस दशमलव वाले भिन्न को प्रतिशत वाली संख्या में बदलना है, ये कहा जा रहा है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, सर्वप्रथम दशमलव चिन्ह हटाने के लिए दशमलव के दायां तरफ अंकों की संख्या समान किया जाता है, ये नियम है। देखो इसमें दशमलव वाली संख्या का भिन्न है, तो ऊपर देखो दशमलव के बाद एक अंक है, तो नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 0.6/2 को यहाँ 2 के बगल में दशमलव लगाकर एक जीरो बढ़ाएंगे, तब देखो दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो गया। और जैसे ही अंकों की संख्या समान होता है दशमलव के बाद, फिर दशमलव चिन्ह को हटा सकते हैं। तो इसमें से दशमलव चिन्ह हटाएंगे तो ये 6 बन जाएगा, और यहाँ से दशमलव चिन्ह हटाएंगे तो ये 20 बन जाएगा। इस तरह क्या मिला, 6/20। अब क्या करना है हमको, इस भिन्न को या किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा किया जाता है। किससे गुणा किया जाता है, 100% से। तो ये जो भिन्न प्राप्त हुआ 6/20, इसको आप क्या करेंगे, 100% के साथ गुणा करेंगे। तो देखो गुणा करेंगे तो किस तरह गुणा होता है, ये शून्य कट गया, 2 1 कम 2 5 6, तो क्या मिला 6 × 5, 6 5 6 30, तो 6 5 6 30%। आ गया आंसर, यही उत्तर है। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ए वाला। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए लिखा है 2 घंटे 12 मिनट को भिन्न के रूप में लिखा जाएगा, ये प्रश्न है। और ऑप्शन को तो देखो, ऑप्शन में भिन्न तो लिखा है
लेकिन सभी भिन्न में घंटे 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 लिखा है। अब प्रश्न में देखो 2 घंटे 12 मिनट, यानी कि हमको उत्तर लाना है तो घंटे प्राप्त करना है, तो ये मिनट को घंटा बनाना जरूरी है। और घंटा बनाने का नियम क्या कहता है, देखो ऑप्शन घंटे में दिया है, इसलिए सर्वप्रथम 12 मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग करके लिखेंगे। देखो मिनट को अगर घंटा बनाना है तो 60 से भाग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमने 12 मिनट को 12/60 घंटा लिख दिया, ठीक। तो ये घंटा बन गया मिनट से। अब अतः अब क्या करेंगे, 2 घंटे 12 मिनट जो प्रश्न में लिखा है, तो 2 घंटे तो पहले से लिखा है तो उसको तो और नहीं बनाना है। अब 12 मिनट को क्या लिखेंगे, 12/60, जो कि हमने यहाँ देखो 12 मिनट को घंटा बना कर रखा है। बस ये घंटा बन गया है तो यहाँ बना कर लिखेंगे। तो ये 2 घंटे हो गया, 12 घंटे। अब देखो इसको किस तरह लिखेंगे, इस तरह 2 सही 12/60, यानी कि 2 घंटा और 12/60 घंटा है, ठीक है। दोनों को जोड़ना है, जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, उसको सही बटा के रूप में लिख देते हैं। एक पूर्ण इकाई हो और एक भिन्न में हो तो ये सही बटा के रूप में लिखा जाता है। तो इस तरह सही बटा के रूप में लिख दिए, 2 सही 12/60, तो 12 एकम 12, 12×5 60 हो गया। क्या मिला, 2 सही 1/5। अब 2 सही 1/5 जो कि एक मिश्र भिन्न है, इसको विषम भिन्न में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2×5 10, 10 से 11, 11/5 घंटे। यही इसका आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन में है, 11/5, डी वाला ऑप्शन में, यही इसका सही उत्तर है, ठीक है। आशा है यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए लिखा है, देव 1 घंटे में किसी किताब के 1/3 हिस्सा पढ़ लेता है, तो वह 12/5 घंटे में कितना हिस्सा पढ़ेगा। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। देखिए इस प्रश्न को ऐकिक नियम से हल किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का दिया है और 12/5 क्या है, ये विषम भिन्न है। विषम भिन्न माने 1 से बड़ा होता है, तो 1 का दिया हो 1 से अधिक का जानना है तो ऐकिक नियम से जान सकते हैं। चलिए कैसे, जैसे देखो 1 घंटा में 1/3 भाग, 1/3 को भिन्न में कैसे लिखते हैं, 1/3, तो 1 घंटा में 1/3 भाग पड़ता है, तो 12/5 घंटे में तो 1 से अधिक है, तो अधिक होने पर गुणा करते हैं, तो 1/3 का 12/5 से गुणा हो जाएगा। देखो 3 एकम 3, 3 चौं 12, ऊपर क्या बचा, 1 × 4 यानी कि 4 एकम 4, नीचे 1 × 5 यानी 5 एकम 5, क्या आया, 4/5 भाग पड़ेगा। यही इसका आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, सी, ठीक। आशा है यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए लिखा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला देखें, 1 सभी संख्याओं का गुणज है, तो 1 तो सभी संख्याओं का गुणज नहीं हो सकता। गुणज माने क्या है जी, पहाड़ा, तो भाई 2 के पहाड़ा में 1 थोड़ी आएगा, तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 सभी संख्याओं का गुणज नहीं है। गुणज यानी कि पहाड़ा, तो ये नहीं है। इसमें कह रहा है कथन सत्य है, उसको टिक करना है, तो ये नहीं है तो ये गलत है। 2 एक अभाज्य संख्या है, तो आप सब जान रहे हो 2 सबसे छोटा भाज्य संख्या है, तो यही क्या है, इसका सही उत्तर है। और ऑप्शन को भी देख लो, 3 से विभाजित सभी संख्याएं 6 से भी विभाजित होती हैं, गलत है। 3 से विभाजित होने के साथ साथ 2 से भी विभाजित होने वाली संख्या 6 से विभाजित होती है, ठीक है। 0 एक विषम संख्या है, ये भी गलत है। तो इस तरह सही आंसर क्या हुआ, 2 एक अभाज्य संख्या है। आगे समझ में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए लिखा है, 0.3 कोष्टक में 6.5 भागित 1.3 कोष्टक बंद धन 5 बराबर क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखो एक ही प्रश्न में इस तरह सरलीकरण का प्रश्न है और जोड़ का भी चिन्ह है, भाग का भी चिन्ह है, और कोष्टक और 0.3 के बीच में कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ गुणा का चिन्ह माना जाता है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो, ठीक। अब देखो ऐसे प्रश्नों को बोर्डमास के नियम से सर्वप्रथम छोटे कोष्टक के अंदर की संक्रिया मतलब जो भी जोड़ गुणा घटाव गुणा भाग हो उसको किया जाता है। उसके बाद चूंकि छोटे कोष्टक के अंदर दशमलव वाली संख्याओं का भाग करना है, देखो दशमलव वाली संख्या का भाग दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहले दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद के अंकों की संख्या बराबर होना चाहिए, ठीक है, उसको देखा जाता है। तो देखें यहाँ तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या
इसमें भी एक अंक है, इसमें भी एक अंक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले कोष्ठक हल करेंगे। तो दशमलव बाद अंकों की संख्या समान है तो हम इसको बिना दशमलव का लिख लेंगे। तो दशमलव बाद अंकों की संख्या समान हो तो इसको बिना दशमलव के लिख सकते हैं। तो इसमें से दशमलव हटाएंगे, तो इसमें से दशमलव हटाएंगे तो 65 बन जाएगा, इसमें से दशमलव हटाएंगे 13। अब 65 को 13 से भाग करोगे, सिंपल है, 13 पंचे 65, 13 पंचे 65 आ गया। ठीक, अब इसको हल करने के बाद हमें क्या मिला, 5। अब इधर देखो कोष्ठक खुल गया तो बाहर क्या है, धन 5, इधर क्या है, कुछ चिन्ह नहीं है, माने गुणा माना जाता है, और 0.3 उतार लिए। अब देखो इसके बीच में गुणा है, इसके बीच में धन है, तो गुणा पहले होता है बोर्डमास के नियम से, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो 5 दिया 15, एक अंक के बाद दशमलव है, इधर से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, फिर धन 5। अब 5 और 1 को जोड़ेंगे, क्योंकि ये इकाई है और ये भी इकाई, तो इकाई को इकाई में जोड़ा जाता है, ध्यान रखना, 5 में मत जोड़ देना, ठीक है। तो दशमलव की इस बार इकाई होता है, ये भी इकाई है, तो 5 1 6.5। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, आशा है यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं यह प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए लिखा है, एक व्यापारी 6 दर्जन केला लेकर व्यापार शुरू करता है तथा 7/12 भाग केला बेच देता है। शेष केलों का 1/3 भाग सड़ जाते हैं। अब शेष बचे केलों की संख्या क्या है? ये हमारे 4 ऑप्शन है। ठीक, कैसे बनाते हैं इस प्रश्न को, देखिए बहुत सरल है। 6 दर्जन केला का मतलब क्या हुआ, 6 गुणित 12, क्योंकि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 6 दर्जन माने 6 गुणित 12 यानी 72 केले होंगे। हो गया, तो 6 दर्जन केला माने कितना हो गया, 72 केले। अब प्रश्न में लिखा है 7/12 भाग बेच देता है, तो किसका जी, वो 72 का 7/12। तो इस तरह 72 का माने गुणा 7/12 निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 12 1 कम 12 और 12 छक्का 72, क्या बचा 6 गुणित 7 यानी कि 6 7 42 किलो क्या किया जी, बेच दिया। क्या किया, बेच दिया। हो गया। अब बचा कितना, तो 72 केला था और 42 केला बेच दिया, तो 30 केले बच गए, 30 केले बच गए। अब लिखा है शेष का 1/3 भाग निकालेंगे, लिखा है ना, शेष का, देखो शेष केलों का 1/3 भाग सड़ जाते हैं, तो बचा है हमारे पास 30 केला, तो 30 का 1/3 कितना हुआ, 3 1 कम 3 3 दहम 30 यानी 10 1 कम 10, 10 केले क्या हो गए, सड़ गए। तो 10 केले सड़ गए, अब बचा था 30 केला, तो 30 में से 10 तो सड़ गए, तो बचा कितना, 20, तो बस 20 केले बचे, उसी को प्रश्न में पूछा है। अब शेष बचे केलों की संख्या, तो शेष बचे केलों की संख्या 20 होगा, ऑप्शन सी वाला राइट आंसर है। क्लियर, समझ आ गया। तो क्या करते जाना है, कुल को जानना है, कितना भाग बेच दिया गया उसको घटा दिए, तो फिर कितना बचा उसको कुल में से घटाते जाना है। इस तरह लास्ट में 20 उत्तर आ गया। ठीक, आशा है यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न लिखा है, संख्या 45.07 में 4 के स्थानीय मान और संख्या 735.29 में 9 के स्थानीय मान के गुणनफल का सन्निकट मान होगा। देखिए इस तरह प्रश्न को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या 45.07 में 4 का स्थानीय मान लिखेंगे। तो 4 का स्थानीय मान कैसे लिखा जाता है, देखेंगे 4 कौन से स्थान में है। तो देखो दशमलव के इधर बाएं साइड कहलाता है इकाई दहाई, इधर दशांश शतांश, तो हमको तो 4 अंक का पूछा गया है, तो ये इकाई दहाई में है, तो 4 दहाई माने होता है 40, तो इस तरह 40 लिख दिए 4 का स्थानीय मान। इसमें देखें 735.29 में 9 का स्थानीय मान, तो 9 कहाँ पर है, देखो दशांश शतांश यानी कि 100वें स्थान पर है। और देखो किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना है ना, तो उस संख्या को लिख दिया जाता है, माने यहाँ हम लोग 9 लिख देते हैं और बाकी सब को 0 कर दिया जाता है, तो यहाँ सब 0 कर देंगे इस तरह। तो क्या बचा, देखो 0.09, तो यही क्या है, ये 9 का स्थानीय मान है, तो इस तरह हमने इसको लिख दिया। हो गया। अब दोनों का स्थानीय मान जब मिल जाए तो उसको क्या करना है, गुणनफल, यानी कि गुणा करेंगे तभी तो गुणनफल मिलेगा। तो इस तरह हमने 40 गुणित 0.09 का गुणा किया। तो जब भी दशमलव वाली संख्या का गुणा करें तो दशमलव नहीं है ऐसा मान करके गुणा करना है। तो ये तो 40 है, ये दशमलव नहीं रहेगा तो ये क्या बनेगा, 9 कहा जाएगा।
शुरू में शून्य हो तो उसको तो नहीं माना जाता ना। तो 9 है, तो 9 का अगर इससे गुणा करेंगे तो देखो 9 शून्य शून्य और 9 चौक 36, तो कितना आ गया 360। अब चूंकि 2 अंक के बाद दशमलव है इसलिए 2 अंक के बाद इधर से गिन के दशमलव लगाएंगे, क्या मिला 3.6। तो अतः उत्तर मिल गया 3.6, दोनों का गुणनफल। अब 3.6 का सन्निकट निकालना है। प्रश्न में कहा गया है ना गुणनफल का सन्निकट मान होगा। तो इसमें देखो सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, इकाई, ये तो दशांश है, तो इकाई का यहाँ सन्निकट निकालना है। तो इकाई से छोटा स्थान कौन सा है, दशांश। तो दशांश में अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो जिसका भी निकटन निकालते हैं या सन्निकट कहें उसमें 1 जोड़ दिया जाता है और बाकी को यानी दाएं हाथ तरफ जो अंक रहता है उसको 0 कर देते हैं। तो इसमें देखो 6 को कर देंगे 0 और चूंकि जिसका सन्निकट निकाल रहे हैं उसके बाद वाला अंक 5 से बड़ा है इसलिए इकाई में 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 4। तो यही इसका आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन डी। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 2 अंकों वाली संख्या को पलटने पर बनी संख्या व मूल संख्या का योग सदैव विभाजित होती है। अब देखो हम 2-2 अंकों की 5 संख्या लिए हैं, तो सभी संख्या अलग अलग तरह का लिए हैं। 13 जैसे ही देखो दोनों ये विषम अंकों से बना है। अगर 13 का अंक पलट दे तो 3 इधर ले आएंगे तो ये 31 बन जाएगा, बनेगा ना। 3 इधर लाएंगे 1 उधर ले जाएंगे, उलटना है माने, तो ये 31 बना। यहाँ पर देखो इस संख्या में दोनों सम अंक लिया हो तो 24 को अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 42। उसी तरह इसमें देखें 43 एक सम अंक लिया हो एक विषम अंक लिया हो, इसको उल्टा करेंगे तो 34 हो जाएगा। इसमें देखो एक विषम और एक 0, तो 30 को उल्टा करेंगे 0 3 होगा। इसको देखें 78, ठीक है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 87। सभी का योगफल देखो, इसका 44, इसका 66, 77, 33, 165। अब प्रश्न में कहा गया है कि इनका योगफल जो है वो किस संख्या से विभाजित होगा। देखो कोई भी बहुत सारा संख्या दिया हो तो किस संख्या से विभाजित होगा ये जानना है, तो उसका महत्तम समाप वर्तक ज्ञात किया जाता है। तो महत्तम समाप वर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या कौन सा है 33। तो 33 का क्या लिखते हैं, अपवर्तक लिखेंगे। तो 33 का अपवर्तक क्या क्या होगा, 1 होता है, 3 होता है, 11 होता है और 33 होता है। तो देखो 1 से तो सब भाग जाएगा, 3 से ये नहीं जाएगा, 11 से सभी भाग जाता है। तो इस तरह 11 ही वह संख्या है, ठीक है, जिससे कोई भी 2 अंकों की संख्या को उल्टा करके उसका योगफल जो प्राप्त होगा वो 11 से विभाजित होता है। ठीक है, तो आशा है यह प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं अब ये अगला प्रश्न। देखिए लिखा है किसी वस्तु को 730 रुपये में बेचने से होने वाली लाभ उसी वस्तु को 460 रुपये में बेचने से होने वाली हानि से दोगुना है। यदि 20% लाभ से बेचें तो विक्रय मूल्य होगा। देखिए अगर विक्रय मूल्य जानना है और 20% लाभ से बेचें कह रहा है तो भाई क्रय मूल्य जानेंगे तभी तो उसमें उसका 20% जोड़ेंगे तो फिर उसका विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो देखिए इस तरह का अगर प्रश्न बनाना है तो आपको करना क्या है, इस तरह से बीच में लिख लेना है क्रय मूल्य। ठीक, अब क्रय मूल्य से लाभ की स्थिति में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और हानि की स्थिति में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कम होगा। तो बीच में क्रय मूल्य लिखेंगे, इस तरफ लाभ फिर विक्रय मूल्य, हानि फिर विक्रय मूल्य। अब देखो लाभ होने पर विक्रय मूल्य कितना है 730 है और हानि होने पर विक्रय मूल्य कितना है 460 है, प्रश्न में दिया हुआ है। अब अगला लिखा हुआ है कि जो लाभ है वो हानि का दोगुना है, लाभ हानि का दोगुना है, यानी अगर 1 भाग हम हानि को माने तो 2 भाग के बराबर लाभ है। तो दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 3 भाग, यानी कि इस विक्रय मूल्य और इस विक्रय मूल्य के बीच में देखो ये 3 भाग का अंतर है। यहाँ से यहाँ की दूरी 1 भाग और यहाँ से यहाँ की दूरी चूंकि हानि का डबल है इसलिए दोगुना, तो 3 भाग के बराबर इन दोनों के बीच में अंतर है। तो अंतर कर लेते हैं, अंतर माने घटा लेते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले
ये जो लाभ वाली विक्रय मूल्य है उसमें से ये हानि वाली विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो क्या मिला 2070। अब यही 2070 चूंकि इसके बीच का अंतर है और इन दोनों के बीच में भाग में अंतर देखें तो 3 भाग के बराबर, यानी कि ये जो 270 है वो 3 भाग के बराबर है। तो 3 भाग के बराबर 270 है तो 1 भाग के बराबर क्या होगा जी, 3 से भाग करेंगे 90। कितना मिला 90। अब देखें चूंकि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य धन हानि, तो हमको 1 भाग का पता चल गया और 1 भाग माने क्या है हानि, तो हमको हानि पता चल गया। तो क्रय मूल्य जानना है तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे, यानी कि ये जो विक्रय मूल्य है इसमें अगर हानि को जोड़ देते हैं यहाँ से तो क्रय मूल्य मिल जाएगा ना। तो इस तरह 460 में जब 90 जोड़े तो कितना मिला 550, यही उस वस्तु का क्रय मूल्य है। अब हमको जानना है प्रश्न में क्या उसको 20% लाभ की स्थिति में बेचें तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो 550 में 550 का माने गुणा 20% माने 20/100 हल कर को जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, इसको हल करेंगे तो ये दोनों शून्य, दोनों ऊपर 2 शून्य नीचे 2 शून्य कट गया। अब 55 दूनी 110। अब 550 में 110 जोड़ेंगे क्या आएगा 660 रुपये। तो यही क्या है इस प्रश्न का आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए इसको और अच्छे से मैं करके दिखा दे रहा हूँ, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं यह प्रश्न। देखिए प्रश्न लिखा है 6 ऋण मंझला कोष्ठक के अंदर 5 धन 3 ऋण छोटे कोष्ठक के अंदर 5 ऋण 2 और ऋण 5 मंझला कोष्ठक बंद के मान को इसको हल करेंगे और इसका जो भी मान प्राप्त होगा उस मान को 35 के साथ योग करने पर प्राप्त होगा, ऐसा कहा गया है। तो क्या करेंगे, देखो सरलीकरण से संबंधित प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए जान रहे हो बोडमास के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे करेंगे, देखो प्रश्न को हमने पहले लिख दिया, पहले इसका मान प्राप्त करना है तो इस तरह प्रश्न को लिख दिया। सबसे पहला काम है बोडमास के नियम से छोटा कोष्ठक हल करना। तो छोटे कोष्ठक के अंतर्गत क्या है 5 ऋण 2, यानी कि 5 में से 2 घटाएंगे क्या मिलेगा, यह 3 मिलेगा। अब छोटा कोष्ठक हट गया तो बगल में क्या है ऋण 5, तो इधर 3 के बगल ऋण 5 लिखेंगे। छोटा कोष्ठक इधर क्या है ऋण, फिर ऋण चिन्ह, फिर 3 धन 5, मंझला कोष्ठक बचा है। अब इसको हल करेंगे, देखो धन 3 ऋण 3 घटेगा 0 बचेगा, धन 5 ऋण 5 घटेगा 0 बचेगा। इस तरह से इसको हल करेंगे क्या आएगा 0। अब देखो ये मंझला कोष्ठक हल होने के बाद बाहर क्या है ऋण 6। अब चूंकि इसमें 35 जोड़ना है ना, ये पूरा हल करने के बाद 35 जोड़ना है लिखा था, तो धन 35। अब बताओ 6 और ये 35 0 घटाएंगे तो तब तो वही बचता है ना, तो ये धन 6 और ये 35 को जोड़ेंगे कितना होगा 41। तो यही क्या है इस प्रश्न का उत्तर है। देखो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए देखते हैं अभी अगला प्रश्न। देखिए लिखा है 60 निम्न में से किस संख्या समूह से पूरी तरह विभाजित है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। आप लोग चारों ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए को पहले देखते हैं। इसमें ये जो 9 संख्या है 9 से कभी भी 60 विभाजित नहीं होता। बाकी 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से तो होता है। बी को देखें 2 3 4 5 6 10, तो इसमें सभी संख्याओं से ये जो 60 ये संख्या है ये पूरी तरह विभाजित होता है। तो यही इसका सही उत्तर है। अन्य ऑप्शन को भी देख लें 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 से 60 विभाजित नहीं होता। इनमें देखें डी को तो 4 5 6 7 8 9, तो ये 7 से 8 से 9 से ये तीनों संख्या से 60 विभाजित नहीं होता। तो कुल मिलाकर देखें तो ऑप्शन बी में जितने भी संख्याएं दी गई हैं सभी से ये जो 60 संख्या है ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो इस तरह इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन बी। चलिए देखें अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न लिखा है एक दुकानदार सामान खरीदते समय अंकित मूल्य पर 20% छूट लेता है तथा बेचते समय अंकित मूल्य से 20% अधिक लेता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। देखिए आप सभी जब कुछ भी कपड़ा लेने या कुछ भी सामान लेने जाते हैं देखे होंगे उसमें कुछ प्रिंट लिखा रहता है या मूल्य लिखा रहता है।
जो लिखा रहता है, जो रेट, जो दाम किसी भी वस्तु का, उसे ही कहा जाता है अंकित मूल्य, यानी वो अंकित है, लिखा हुआ है। समझ आ गया? तो जो लिखा हुआ दाम है उसे ही बोलते हैं अंकित मूल्य। तो दुकानदार जब खरीद के लाता है तो जो जितना उसमें लिखा रहता है उससे कम में खरीदता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है ना, 20% छूट लेता है, यानी 20% जितना भी लिखा है सामान में उससे कम में खरीद के लाता है, और बेचते समय लिखा उससे 20% अधिक में बेचता है, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ, यही इस प्रश्न में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, हमेशा अंकित मूल्य को मानना है 100। कितना मानना है? 100। ठीक, तो अंकित मूल्य को 100 मान लिए, तो इस प्रकार क्रय मूल्य क्या हो जाएगा जी? भाई 100 अंकित मूल्य है तो 20% छूट पे लाया तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80। अब विक्रय मूल्य कितना होगा? तो चूंकि 20% अधिक पे बेचा तो 100 में 20 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120। तो लाभ क्या होता है? तो विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य घटा देते हैं तो लाभ मिलता है। तो 120 में बेचा, 80 में खरीदा, तो लाभ कितना हुआ? 40। तो बस इसी 40 का ही हमको प्रतिशत जानना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100%। ये लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है। कब ज्ञात कर सकते हैं लाभ प्रतिशत? जब लाभ पता हो, क्रय मूल्य यानी कितने में खरीदा हो ये पता हो तब। तो लाभ कितना निकला? 40, और क्रय मूल्य 80, यानी 20% छूट पर खरीदा था। और लाभ प्रतिशत जानने के लिए फिर 100% से गुणा करते हैं। तो देखो इसको हल करो, क्या होगा? ये 40 से कम 40, 40 दूनी 80, और 2 से भाग करेंगे 100 तो क्या आएगा जी? 50 ही तो आएगा ना। तो इस तरह 50% का क्या हुआ? उसको लाभ प्रतिशत मिला। ठीक, तो इस तरह से लाभ प्रतिशत से संबंधित ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं जिसमें अंकित मूल्य दिया रहेगा तो उसको 100 मानना हमेशा। ठीक है, और 100 मानने के बाद क्या करना है? कितना प्रतिशत कम में बेचा तो वो हो जाएगा, कितने प्रतिशत कम में खरीदा तो उतना 100 में कम कर देना, और कितना अधिक में बेचा तो उतना 100 में जोड़ के बना लेना, तो वो हो जाएगा क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य मिल जाता है, उसके आधार पर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, लाभ मिल गया, और लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100% करने पर लाभ प्रतिशत निकल आता है। ठीक है, आशा है यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 1600 रुपये पर 4% ब्याज की दर से हर वर्ष आधे मूलधन एवं पूरा ब्याज चुका देता है। 3 वर्षों में उसने कुल कितना ब्याज चुकाया? देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसे करना है ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए? तो 3 वर्षों तक उसने कुल कितना ब्याज चुकाया ये पूछा है। तो पहले प्रथम वर्ष का देखें, तो प्रथम वर्ष के लिए मूलधन कितना था उसका? 1600 रुपया लिखा है ना, और दर कितना है? 4%। तो प्रथम वर्ष माने 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो 1600 गुणित 4 गुणित 1 ये समय है बटे 100। हल करेंगे क्या आएगा? 64। कैसे? इस 2 शून्य 2 शून्य, ऊपर 2 शून्य नीचे 2 शून्य कट गया, क्या बचा यहाँ? 16 गुणित 4, तो 16 चौक 64 रुपये। ये 1 वर्ष का ब्याज। अब प्रश्न में लिखा है वो अगले वर्ष मूलधन का आधा दे देता है। तो भाई पहले वर्ष मूलधन कितना था? 800, तो आधा को दे देगा तो कितना बचेगा? 800 रुपये बचेगा। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या हो गया? 800 रुपया। तो 800 रुपये का ब्याज देगा। तो दूसरे वर्ष 800 रुपये मूलधन है, दर तो वही है, तो ब्याज कितना बना? देखो शून्य शून्य कट जाएगा, 8 चौक 32 बचेगा। तो 32 रुपये क्या हुआ? ब्याज। दूसरे वर्ष ब्याज कितना हुआ? 32 रुपये। अब फिर इस वर्ष भी वो आधे मूलधन को दे देगा। तो 800 मूलधन था, आधा दे दिया तो कितना बचा? 400 रुपये। तो तीसरे वर्ष 400 रुपये का ब्याज बनेगा। तो इस तरह मूलधन 400, दर तो वही रहेगा, और 1 वर्ष का, तो इस तरह शून्य शून्य कटा, तो 4 गुणित 4 बचा, 4 चौक 16। तो तीसरे वर्ष कितना बना ब्याज? 16। तो इस तरह कुल ब्याज कितना होगा? तो प्रथम वर्ष बना था 64 रुपये, दूसरा वर्ष बना था 32 रुपये, और तीसरा वर्ष बना 16 रुपये, और सबको जोड़ेंगे कितना हुआ? 112 रुपये। तो इस तरह उसने 3 वर्षों में कुल 112 रुपये ब्याज दिया। देखो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन डी, यही इसका सही उत्तर है। ठीक, तो इस तरह से ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो उसको समझते हुए हल कर सकते हैं। ठीक है, आशा है यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, पक्षियों के एक झुंड में 1/4 पक्षी नदी किनारे, शेष पक्षी का 2/5 भाग घोंसले में
तथा 45 पक्षी हवा में उड़ रहे हैं। कुल पक्षियों की संख्या क्या है? 4 ऑप्शन है। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। नदी किनारे पक्षी कितने हैं प्रश्न में? 1/4, 1/4 लिखा है। 1/4 माने क्या होता है? 1/4। तो शेष पक्षी कैसे जानते हैं? नीचे में कितना लिखा है संख्या? 4, और उसमें से 1 ले लिया गया तो बचा 3, तो 3/4 हो जाएगा शेष पक्षी। ठीक, नीचे वाली संख्या में से ऊपर की संख्या को घटा करके अंश में लिख दो और जो हर में लिखा है उसको लिख दो, तो ये हो जाता है शेष जो विभिन्न दिया है उसका। ठीक है, तो 3/4 पक्षी अभी बचे हैं। अब घोंसले में पक्षी शेष का 2/5 है, प्रश्न में लिखा है ना। तो घोंसले में शेष का 2/5, तो शेष कितना है? 3/4। तो 3/4 का माने गुणा 2/5, तो हल करो क्या आएगा? 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4। तो इस तरह 3 × 1 = 3, इधर 2 बचा, इधर 5, तो 5 दूनी 10। तो इस तरह कितना हो गया? 3/10 पक्षी कहाँ है? घोंसले में है। अब नदी किनारे पक्षी और जो घोंसले में पक्षी है उसको जोड़ देते हैं। तो नदी किनारे है 1/4, घोंसले में है 3/10। यहाँ से निकाले तो देखो लघुत्तम कितना आया? 20, और 20 आएगा तो इसको अगर 20 बनाना है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो इससे भी 5 से गुणा, तो 5 × 1 = 5। इसको 20 बनाना है तो 2 से गुणा, तो इसको भी 2 से गुणा, तो 6 हो गया। भिन्नों का जोड़ जान रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे तो उस वीडियो को देख लेना। तो इस तरह 6 और 5 को जोड़े 11/20 उत्तर आए। अब 11/20 पक्षी क्या है जी? घोंसले में है और नदी किनारे है। ठीक, तो इसमें 20 में से 11 भाग नदी किनारे और घोंसले में है, तो बचे कितने भाग? भाई 20 में से 11 घटाओ, कितना आएगा? 9 भाग। तो शेष भाग बचा 9। तो 9 भाग पक्षी क्या है जी? 45 के बराबर है, क्योंकि जो बचे पक्षी वो हवा में उड़ रहे हैं। तो 9 भाग के बराबर है। 9 भाग कितना लिखा है प्रश्न में? 45। तो इस तरह 9 भाग बराबर 45, तो 1 भाग बराबर ऐकिक नियम से /9 हो जाएगा। तो इस तरह 1 भाग बराबर क्या मिला? 5। अब कुल पक्षी कितना है? तो जो लघुत्तम समापवर्त निकाले रहते हैं ना जोड़ते समय, तो यही कुल पक्षी का भाग है। तो इस तरह 1 भाग में 5, तो 20 भाग में 20 × 5 = 100। तो इस तरह वहाँ पर कुल कितने पक्षी हैं? 100 पक्षी। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को बना सकते हो। इसी प्रश्न को मैं चित्रात्मक विधि से अब बता रहा हूँ। देखिए प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो लिखा है 1/4 यानी 1/4 पक्षी नदी किनारे। तो ये देखो ये कुल पक्षियों की संख्या है। अब 4 भाग करके 1 भाग करेंगे तो वो नदी किनारे हो गया। अब कह रहा है शेष का 2/5, तो ये बचा हुआ है वो शेष है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे, ठीक है, 5 बराबर भाग में बांटेंगे, क्योंकि 2/5 बनाने के लिए 5 बराबर भाग में बांटना पड़ता है और 2 भाग को छायांकित करना पड़ता है। तो 2 भाग को छायांकित कर दो इस तरह, ये 2 भाग छायांकित हो गया। अब इसको पूरा यहाँ तक बढ़ाएंगे ना ऐसे। अब बचा कितना देखो, यही बचा है। अब इसी में 45 चिड़िया उड़ रहे हैं। कितना चिड़िया? 45। तो 45 को देखो कितना भाग में बांटना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भाग में। तो 9 से भाग करोगे तो कितना आया? 5। यानी हर एक डब्बा में 5-5 आ रहा है। अब देखो ऐसे कितने डब्बे बने हैं इसमें? तो इसमें एक लाइन में 5, और कुल कितना है देखो 4 लाइन है, तो 5 चौक 20 हुआ। कितना हुआ? 5 चौक 20, यानी 20 डब्बे बने हैं। तो 20 डब्बे हैं और एक डब्बा में 5 है, तो कितना हुआ जी? 20 × 5 = 100। यानी पक्षियों की कुल संख्या कितना हो गया? 100। तो इस तरह चित्रात्मक विधि से बहुत ही आसानी से बन जाता है, बस उसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप लोग भिन्नों का चित्रात्मक निरूपण किस तरह किया जाता है नहीं जानते होंगे, मेरे भिन्न वाले टॉपिक का वीडियो जरूर देखें। मैंने वहाँ हम किस तरह से भिन्न की इबारती प्रश्नों को, कठिन से कठिन इबारती प्रश्नों को चित्रात्मक विधि से बना सकते हैं, ये मैंने उस वीडियो में बताया है। ठीक है, तो आज का यह वीडियो, यह 20 प्रश्नों का अनमोल कलेक्शन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा दावा है अगर आप ये जो सीरीज बना रहा हो 20-20 प्रश्नों का, इनको देख लेते हैं तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में गणित के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करें और पूरा वीडियो देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।